बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त अगर मजमूई तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर देखें तो भारत का वो जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत हद तक बेनकाब हो चुका है और भारत को मुंह की खाना पड़ी है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी। एक इब्तदाई तौर पर जो प्रोपेगेंडा बनाया गया और साजिश रची गई, उसकी बुनियाद के ऊपर भारत ने ये तगोदो की कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उसको सच माना जाए। लेकिन फिर जब अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हुई, अंदर से ही रिटेलिएशन का मंजरनामा देखने को मिला, अंदर से ही मुखालिफ आवाज़ों ने हुकूमत को दबाया और हुकूमत को समझाया कि ये प्लॉट बेहतरीन नहीं है, इसके अंदर सुकम थे जो बनाए गए। और फिर जब अंदरूनी तौर पे आवाज़ें उठना शुरू हुई, जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद आवाम ने सवाल करना शुरू किए कि आया सिक्योरिटी लैब्स किस तरीके से हो सकते हैं, हमारे ऊपर तो जीना हराम है, हमारा जीना तो मुहाल किया हुआ है, हमारी चेकिंग तो हर जगह पे होती है, तो फिर दीगर अफराद यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी का ख़त्म किया जाना था, तो उसके ऊपर भी अब रिटेलिएशन देखने में आ रही है। उसके ऊपर भारत को इब्तदाई तौर पर इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसका एहसास होने लगा है कि यकतरफा तौर पे इसको मुअत्तल करके जो सूरत हाल है वो हमारे हक में नहीं हो सकती। मुस्तकबिल के अंदर जाके भारत अगर इस तरह के मजीद इकदामात उठाएगा तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी वार भी देखने को मिलेगा और वो भारतीय मईशत के लिए, भारतीय हुकूमत के लिए और भारतीय मजमूई सूरत हाल के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अब इस ज़िमन के अंदर फिर मिस एडवेंचर के ऊपर जाने लगे, उसकी सोच विचार करने लगे और मिस एडवेंचर वाली सूरत हाल भी पाया तकमील तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दी। मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर तो गौर किया जा रहा है भारत में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जवाब देने की पूरी सलाहियत है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन हम इब्तदाई तौर पे बात यही करते हैं कि नुक्से अमन के लिए हम कोई कदम नहीं उठाना चाहते। हमारे ऊपर अगर मलबा डालोगे, स्नब करने की कोशिश करोगे, कोई कार्रवाई करने की कोशिश करोगे, कोई मिस एडवेंचर करोगे, तो फिर भरपूर जवाब होगा। बसूरत दीगर हमारी तरफ से मुकम्मल खामोशी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज के दिन की डेवलपमेंट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमे का दिन ना बड़ा मुबारक दिन होता है यासर, और अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पाकिस्तान के लिए तो वैसे बड़ा अच्छा होता है ना। आपको पता है कि इंडियन फ़ौज ने पाकिस्तान से लड़ने से इनकार कर दिया? नहीं, ये मालूम। उसने कहा वेन्यू चेंज करें। अच्छा, उसने कहा को वेन्यू चेंज करें। अगर हमारी क्रिकेट टीम नहीं पाकिस्तान जाके खेल सकती तो हम किसी सूरत में पाकिस्तान के साथ इन सरहदों पे नहीं लड़ सकते। प्रॉक्सी वॉर चाहिए। प्रॉक्सी वॉर। उन्होंने कि हमें कोई ऐसा वेन्यू दें जिस वेन्यू में दलदल हो, कीचड़ हो, बरूदी सुरंगें हो जो पाकिस्तान की तरफ हो और हमारी तरफ बिल्कुल सरसब्ज़ हो और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जिसके पीछे हम छुपे हुए हों और हम देखें कि तूफान आए सारा उधर ही आए और असी सुकून ना डट रही। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस मुल्क की क्रिकेट टीम हमें हमारे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होती कि ये न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, हाल ये है। क्रिकेट में क्या होना था कि अब विकेट के अंदर से बम लगा देना होता है। तो फौज का उनकी ये आलम है कि उनके फौजी जो हैं जिसकी सरहद पे ड्यूटी लग रही है, मैं आपको ये बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडियन मीडिया उठा के देख लें, उनमें से बहुत से लोग कहते हैं जी हमने वहां पे ड्यूटी नहीं देनी। सर जी, उधर ये 3 दिन से उनके लोग ट्वीट कर रहे थे आज की रात ध्यान से सोना। कोई कह रहा था आज मैंने नाश्ता फलां जगह करना है, और तानु करो नाश्ता नहीं लबना। पाकिस्तानी कौम तो रात को जागी हुई थी, हर रोज रात को जाग रही है कि आओ, ताकि घर से बच्चा बूढ़ा जवान सब निकले। लोग तो तैयार बैठे। खुदा की कसम, मैंने ऐसी ऐसी फैमिलियां देखी है जिन्होंने कहा, जिनके पास लाइसेंसी असला है, वो कहते हैं जी ये शुरू हो, हम अपने बच्चों के साथ बॉर्डर पे जाएंगे, हम फौज से कहेंगे आप पीछे ठहरे, हम लड़के दिखाते हैं, पहली बारी हमारी है, हम गोली खाएंगे, हम गोली मारेंगे, हम जान कुर्बान करेंगे। उन्होंने क्या करना है? ये मकार सा एक हमें दुश्मन मिला हुआ है। हमारे कुछ सियासतदान इनसे प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें भी समझ आ गई है क्या कर रखी है इन्होंने। ये जो बलूचिस्तान में बरूदी सुरंग का धमाका, ये बुज़दिलाना कार्रवाई है ना। आओ सामने, तुम्हें बताएं, जिस कौम के 2 हीरो हों, एक चाय बेचने वाला, एक चाय पीने वाला, ठीक है ना, उसने हमसे लड़ना है यार।
नहीं, उनके तो 3 सपूत कहते हैं पानी बंद करना। तुम क्या पीते हो? तुम्हें नहीं पता तुम शौक से क्या पीते हो? साहब उनके तो 3 सपूत इस वक्त छाए हुए हैं, अर्नाब गोस्वामी, जेडी बख्शी और मेजर रिटायर्ड गौरव अहलुवालिया। लाए ना वो, मैं सुनता उनका टीवी पे ना, वो उनका हिसाब यही है, मदारी नहीं होता, मदारी, वो बड़े बड़े लोग नहीं खड़े होते अक्सर मस्जिदों के बाद, मदारी बोना दिखाने के लिए लोग रहम खाते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं मस्जिद से तो रहम, दिल में मोहब्बत होती है, रहम तो बाहर खड़े होते हैं, खुदा का वास्ता है मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चों की शादी है, मेरी बच्ची बीमार है, मेरे फलां है। ये वो लोग हैं, ये वहाँ पे खड़े होगा ये काट देंगे, और 3 दिन तो तुम मौत पई है, आओ ना करो। यहाँ पे मुझे एक बात है, कोई एक सियासी जमात है जिसने कहा हम साथ नहीं खड़े? सारी सियासी जमातों का एक ही पैगाम, पूरी कौम साथ खड़ी है। आए ना भाई, 3 दिन से आपने चीखो पुकार तो इतना डाली हुई है, हमने तो तुम्हारे उस ऑपरेशन के हेड का भी नाम लेके दे दिया था, करो केस, बुलाओ हमें अगर हम गलत है। हमने तो कल कॉल भी सुनवा दी थी ना मैसेंजर वाली जी, तो आज उस पर भी 2 टीवी चैनल्स जो थे इंडिया के, वो बार बार आपका हमारा प्रोग्राम दिखा रहे हैं, वो मैं फुटेज आपको भेजता हूँ, बल्कि हम दिखाएंगे था मैं इनको कि वो उसको कह रहे जनाब ये हमारा बंदा नहीं है, बस आवाज़ हमारे बंदे जैसी है। आफरीन है। अच्छा तुसी जैनवन बंदा ताड़ा लईए तो तुसी कहते हो नहीं, तो आप तुसी नकली करी जाओ सारा कुछ, असी तसली दिखाए। तो यासर बात ये जो 3, 4, 5 का एक ट्रैक का सारा कुछ कर रहा। चले आज मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ, और ये भी ख़बर मैं चैलेंज से दे रहा हूँ। ये गेम क्या है? गेम ये है कि एक प्लांट पहले इन्होंने शुरू किया श्रीनगर के पास, प्लांट बहुत खौफनाक था। अच्छा, उसमें बहुत बड़ी शराकतदारी थी इसराइल की। अच्छा जब वो देखा कि वो चीज़ें, आपको पता नहीं कि जब पहले एक इन्होंने ड्रामा किया जिसमें निचली ज़ात के हिंदू और सिख मारे गए थे जी, वो सारा ऐसा एक बनाया कि वहाँ से उसके बाद इन्होंने वो सारे ड्रामे किए, फिर अपने लोगों को की आबादकारी वहाँ की, फिर उनकी आबादकारी के बाद बाकी सारी चीज़ें होती रही। वहाँ पर श्रीनगर में वो चीज़ बिल्कुल पता चल गया कि ये यहाँ पे है। अभी तक वो वहाँ पे मौजूद है श्रीनगर के एक एरिया में जहाँ पे ये काम हो रहा है, लेकिन वो बाद में इन्होंने कहा किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, बनाया जाए कि जिस जगह पर ये लगे कि ये कोई फैक्ट्री है या कोई चीज़ है, लेकिन उसके अंदर असल कीमियाई, एटमी और बाकी चीज़ें वहाँ पे तैयार करनी थी। वो जगह जिस जगह ये सियाहत का मकाम है, जो जिस जगह का उससे 35 किलोमीटर दूर वो जगह बनाई गई, जिसके 3 पार्टनर हैं, इंडिया, इसराइल और इसराइल का बाप। सही, ये 3 उसके पार्टनर हैं। अब बेस क्या बन रही है, ये अब कहानी क्या बननी है, ये सारा कुछ है क्या? इन्होंने अपने 3 बंदे इसलिए उसमें मरवाए हैं, सारे वाकये में 3 बंदे अपने, ताकि ये शो हो कि जी हमारे बंदे भी टारगेट किए गए। अब वहां पर इन्होंने इसराइल को, इसराइल के वालिद को और अपनी फोर्सेस को ला के इन्होंने टारगेट करना है एक कश्मीर के पानी पे, दूसरा टारगेट करना है कि वहां से चाइना को और पाकिस्तान को। इन 2 ममालिक को इन्होंने टारगेट करना था। अब चाइना, इनको पता था कि चाइना में इनके जो कुछ किया, इनके जहाँ जहाँ पे इनको मार पड़ी है, आपने कई वीडियो देखी होंगी कि हाली हाथ भी उनके सिपाहियों ने, हालांकि छोटे छोटे कादने होना थे, चुक चुक के थल्ले सुटे हैं। निंजा आता है ना उनको, निंजा कुंफू सीखा हुआ। ये एक प्लान है जिस प्लान पे अमल के लिए ये सारा कुछ किया गया है। इसमें बाकायदा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन उनकी तजारत ज़्यादा इंडिया के साथ चलती है। सही, वो भी इसमें ऑन बोर्ड हैं, वो इसराइल के वालिद की वजह से। सही, ये एक प्लान था कि जिस प्लान पे ये अमल शुरू हुआ। अब प्लान पर गया उल्टा। अब मेरे पास जो बड़ी कंफर्म इतला है कि बहुत जल्द वो प्लान जो वहाँ पे लगाया गया है, उस प्लांट की बहुत सी चीज़ें मंजर आम पे आने वाली, और वो किसी वक्त भी चाइना
रशिया, इनकी तरफ से मंजर आम पे आएंगी। सैटेलाइट से भी चीज़ें आ सकती हैं, वहाँ से भी आ सकती हैं। और ये प्री प्लान एक हो रहा था, सब कुछ वहाँ पर कुछ फोर्सेस को रखा जाए। अच्छा, फिर ये खुद भी कह सकते हैं, ये भी आपको बता दूँ, ये भी खुद भी कह सकते हैं जनाब यहाँ पे अमन अमान के लिए हम मान लेते हैं जी मुतालबा, और वहाँ पर आप नेटो की फोर्सेस जो है उनको ले आए। वो नेटो की फोर्सेस के का मतलब होगा कि हर वो फोर्स जो वो चाहते हैं, ताकि वहाँ से वो कंट्रोल कर सकें। उसके बाद इन्होंने ये जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, लोगों में मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यासर ये सारी पूरी एक प्री प्लान सारा कुछ हो रहा है। और ये सारा कुछ करने से 3 दिन पहले जो ज़राए जिस बात की बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं कि 3 दिन पहले बाकायदा इंडियन मीडिया को बाकायदा वो एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं ना कि रोशी जोशी मोशी खामोशी वो जितने हैं किसको कहाँ पे क्या करना है, और इंडियन मीडिया ने वहाँ पे क्या रोल अदा करना है, वहाँ पर किसने कहाँ पे क्या बोलना है, फिर अपोजिशन के अंदर भी लोगों ने क्या कहना है कि कर दो हमला। अभी इन्होंने क्या करना है, चले मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ, कल या परसों ये 2 लोगों को पकड़ के सामने लाएंगे जो प्री प्लान इनके हैं, उनकी दाढ़ी होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं, अपने नाजरीन को देख लीजिएगा, उनकी दाढ़ी होगी। वो कहेंगे जी हमने पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की, पाकिस्तान के फला फला जगह, फिर फला फला तरीके से हम यहाँ पे आए, और इन्होंने कहा अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर ये ड्रामा रचाएंगे उनको सज़ा देने का। उसके बाद वो जालीदारी होगी उनकी, वो ख़त्म हो जाएगी, उनके अपने बंदे होंगे, वो अपने असर रूप में आके फिर दूसरा काम करेंगे। ये पूरा एक प्लान जो ड्रामा था ना इनका, वो आपको मैं सामने रख रहा हूँ। ये इनका पूरा प्रोग्राम है जिस पे अभी पहले पे ही इन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ माननी होगी कि उनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत दूर तक फैली हुई है। ये करने के बाद दूसरा, वो पाकिस्तान में जब उन्हें पता है कि डायरेक्ट आएंगे तो थप्पड़ भी बड़े पहले पहनगे, तो अब वो पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी की वारदातें, बारूदी सुरंगें, कुछ लोगों को टारगेट किया जाएगा कि किन को टारगेट करके कहाँ पे क्या करना है, ये सारा कुछ किया जाएगा। ये एक प्री प्लान ड्रामा था, एक बड़ी कुछ फोर्सेस को वहाँ पे लाने का। और अमेरिका उसने इसको यकीन दहानी कराई थी, इंडिया को यकीन दहानी कराई गई थी कुछ हुकूमतों की तरफ से कि आप ये काम शुरू करें, आशीर्वाद हमारा है, आशीर्वाद हमारा है, और आप इस खित्ते में फिर इसराइल वाला रोल अदा करें। जिस तरह इसराइल जो मर्जी करता है अभी तक तो नहीं ना रोक सके। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ नफरत दुनिया की सबसे ज़्यादा पैदा हो गई थी, हर सियासी जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च कर रहे, अब कल गालबन पूरे मुल्क में हड़ताल है इस पर, और लोग बच्चे बूढ़े सारे निकल आए हैं। ये भी इनके बारे में नहीं चीज़ आ रही थी कि यहाँ से बाइकाट मुहिम शुरू हुई, यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई, तो जाएंगी कहाँ पे जब नफरत की होगी। अब इन्होंने कहा कि आपको हम इस खित्ते का मौला जट बना देंगे, चौधरी बनाएंगे, मौला जट ही डालो ना, हालांकि ये कर रहे हैं, ये बना देंगे और आप ये करें। लेकिन मामला ये है कि इस वतन में 100 सियासी इख्तलाफ किसी को जो मर्जी हो, जब इस मुल्क के मामले पे बात आती है ना, उस वक्त कौम खड़ी होती है, उस वक्त यकजहती का पैगाम दिया जाता है, उस वक्त आपसी नज़रियात इख्तलाफात जो हैं उन्हें पसे पुश डाल दिया जाता है। फिर एक ही चीज़ मुकद्दम होती है, पाकिस्तान, पाकिस्तान की मिट्टी और उससे मोहब्बत, और वो मोहब्बत हर दिल में इस वक्त जाग रही है। एक ब्रेक लेते हैं, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस हाल के अंदर हमें यकजहती का पैगाम जो है वो देना है,
एक तो हम दे चुके, मज़ीद ख़ुद को भी मजबूत करना, और ख़ुद की मजबूती का तासुर किस तरीके से दिया जा सकता है कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मजमूई तौर पर यकजहती का तासुर दें। आपसी नज़रियात एक तरफ है हमारे सबके इस मामले के ऊपर, लेकिन इस मामले के अलावा भी हमने मुस्तकबिल में बेशुमार मामलात की तरफ तवज्जो देनी है। तो इस तरह हमें आगे बढ़ने की तगोदो करनी है, और ये वो मौका है कि जहां पर हम यकजहती का पैगाम दे रहे हैं तो माजी की जो कदूरतें हैं उनको निकाल फेंकिए, और आगे जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर जब मुस्तकबिल में मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश होंगे तो उनका सामना किस तरीके से किया जा सकता है। और ये जो कॉन्स्पायरेसी थीरी है इस वक्त जिसने जन्म लिया भारत से, इसका कला कमा करने के लिए हमें मजीद क्या सोच विचार करनी है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, सबसे पहले अगर भारत के इस वक्त अमल के ऊपर अगर देखा जाए तो अमल भी खुद किया, रद्द अमल भी खुद देने की जसारत की, तो इस पूरे मामले में भारत ने कहां पर कितनी बड़ी गलतियां की? पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि माजी के अंदर अगर हम माजी को सामने रखें ना तो आप देखेंगे कि इनके पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, समझौता एक्सप्रेस पे हमला हुआ, और दोनों के अंदर ये बात सामने आई कि इनकी अपने ही एजेंसी थी जो ये गड़बड़ कर रही थी। और मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त क्योंकि इनके जो कश्मीर के अंदर एडवाइजर्स हैं बड़े अरसे से, जो इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, जो इनको तरीक़ाकार समझा रहे थे, वो थे ज़्यादा इजराइली, और इसराइल के साथ इनका एक सिक्योरिटी का मुआहदा था जिसके तहत उनके एडवाइजर्स आके तो इनके लोगों को ट्रेन कर रहे थे कि इस किस्म की मामला से, क्योंकि वो खुद फ़लस्तीनियों पे जो है रियासती दहशतगर्दी कर रहे थे, तो इसी तरह हिंदुस्तान ने भी वहाँ पे रियासती दहशतगर्दी जो है वो शुरू कर दी थी। देखें, इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं, दोनों ममालिक को ये पता है, बल्कि सारी दुनिया को ये मालूम है कि ये कन्वेंशनल लड़ाई नहीं होगी इस दफ़ा जो होगी, क्योंकि ये उससे एक कदम आगे भी जा सकती है, और इससे अगर एक कदम आगे गई तो जो हिंदुस्तान का नुकसान होगा वो उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते। और मोदी जो है वो इंटरनली इतना वो परेशान है, और दूसरा बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश के अंदर हुआ जिसमें कि उन्होंने हिंदुस्तान को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, और पाकिस्तान से अब उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। तो इस परेशानी में उन्होंने कहा कि कोई ना कोई बहाना ढूंढे। फिर आज से नहीं, मैं अपनी भी कमज़ोरी इंसान को सामने रखनी चाहिए कि आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से ये जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई उसके बाद जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आई उसके हर के पीछे शवाहिद के साथ हमारे पास मौजूद हैं, और इनको चाहिए कि वो सामने लेकर आए अब, कि जिसमें हिंदुस्तान मुलव्वस था, जाफर एक्सप्रेस में हिंदुस्तान मुलव्वस था, जितने बलोची हमारे बाहर बैठे हुए हैं उनको पैसे देने में, उनको मीडिया में उजागर करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए इंडियन लॉबीज जो है वो हर जगह काम करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने टारगेट किलिंग्स करवाई, और इसका उन्होंने इंकशाफ किया, इसका उन्होंने इजहार भी किया और इसका इंकशाफ भी किया कि हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके टारगेट किलिंग करवाई। और ये बात हुकूमत से ये पता लगा कि 6 लोग थे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 12 लोग थे। वो कहाँ पर? बालाकोट में, मानसेरा में, लाहौर में, सियालकोट में, इधर आकर उन्होंने टारगेट किलिंग करवाई। और ये सबको मालूम है, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से हम खामोश रहे। फिर सबसे बड़ी बात ये हुई, उस वक्त हम थोड़ा सा हमारी लॉबी एक्टिवेट हुई थी, उसमें मैं भी बाहर गया था जब इन्होंने केमिकल पैलेट्स इस्तेमाल किए लोगों को अंधा करने के लिए, और कितने लोग वहाँ पर शहीद हुए और कितने लोग जो है वो पूरी उम्र के लिए माजूर हो गए। उसमें हमने तमाम दुनिया के अंदर अपने वफूद भेजे थे और वहाँ जाकर हमने इस बात को उजागर किया। और जब हम गए वहाँ, यानी मैं गया था, बेल्जियम गया था, यूरोपियन यूनियन में गया था, वहाँ लोगों को मालूम ही नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी अपनी जो है वो लॉबी इतनी कमज़ोर है, क्योंकि हम अंदरूनी तौर पर हमें उलझा दिया गया था कि उसकी वजह से हम ये जो है उलझ गए। अब मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं कल से बल्कि परसों से इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप कहाँ है।
कहाँ पर है कोई हमारा बयान सामने आया हो जरदारी साहब का, जो सदर पाकिस्तान है, एक बड़ी जमात के को चेयरमैन भी हैं, और उसके बाद जो है वो हुकूमत की तरफ से चलो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, फिर मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें कि कल मीडिया ने उनसे पूछा है, उन्होंने बयान दिया है, चुप रहने, मतलब बयान जरूर दिया होगा उन्होंने, लेकिन नहीं चुप रहने का, खामोशी से बयान दिए बगैर निकल गए। तो जो मैं कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि, और ये इमरान खान समेत मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं करूँ, सारे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने लीडर हैं, अगर तो वो सियासी लीडर हैं तो वो तो ठीक है, अपने अपने मुफाद को देखेंगे वो, क्योंकि सियासतदान मुफाद को देखता है, लेकिन अगर वो स्टेट्समैन है तो उनको इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहिए, और हुकूमत का भी ये काम है कि APC बुलाकर तमाम जमातों को दावत दी। इजाज़ साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई कि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कल बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, उससे एक दिन पहले बाकायदा जारी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुई। जिन लीडरों का आप नाम ले रहे हैं उनके तरफ, इमरान खान तो जेल में है, जिसको मिलने नहीं दिया जा रहा, उसकी खबर क्यों में बाहर कर लीजिए। तो उसके बाद असल तो मामला ये था कि इस वक्त हुकूमत को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी ना, इस तमाम लोगों को बुलाना चाहिए था, और तनकीद एक दूसरे पे करने की बजाय इकट्ठे करना चाहिए था, और सारे लोग कम अज़ कम इस मामले पे इकट्ठे हैं, इससे कुछ जो भागेगा वो बेनकाब हो जाएगा। 25 करोड़ अवाम के खिलाफ, और हर एक पाकिस्तानी जो है इस मामले में वो एक पाकिस्तान का सिपाही और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर लड़ेगा। और ये हम देख चुके हैं 65 की जंग में, हम देख चुके हैं उसके बाद भी कि जो जज्बा इस कौम के अंदर है वो किसी और कौम के अंदर नहीं है। क्योंकि और दूसरी बात भी बता दूं कि इस दहशतगर्दी ने हमें नुकसान तो बहुत पहुंचाया, लेकिन इसने हमारी अफवाज को इस बात के लिए तैयार कर दिया है कि अगर कोई समझता है कि हम कमज़ोर हैं तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक कमज़ोर फौज नहीं है। और फिर उसके बाद ये जाएगी कहाँ बात, ये आगे जाएगी, ये कोई बाहर नहीं रुक जाएगी कि वहां से टैंक लेकर आ जाएंगे और यहाँ से टैंक चले जाएंगे। अगर किसी ने भी किसी के मुल्क का कोई हिस्सा कब्जा करने की कोशिश की तो फिर हमारे जो दोस्त हैं, गौरी है, बाबर है, शाहीन है, हमें उन दोस्तों से भी बात करनी पड़ेगी और फिर उनको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर हिंदुस्तान को भी जो है वो इसी किस्म का अगर आगे से उन्होंने कुछ किया तो हमने जवाब दिया, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बात बहुत आगे चली जाएगी। और इसके लिए मेरे ख्याल में अब दीगर जो बड़े ममालिक हैं उनको भी थोड़ी सी, सर वो आपने दोस्तों की बात की, हम दोस्तों को टहलाने या सैर कराने के लिए ले जाए ना कि दोस्त कितना अभी दम में है, तो उनको उसकी भी टेंशन बड़ी हो जाती है। अभी जो कल से लेके आज तक भारतीय मीडिया में हो रहा है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल का तजर्बा किया गया है, ये अपनी हुदूद में बेशक किया है, लेकिन ये हमें टारगेट करने के लिए हम तो तजर्बे कर ले दोस्तों पे, तो वो उनकी नींदें हराम हुई बैठी। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान से मेरे ख्याल में कोई 10-12 साल 15 साल आगे, और बाकी जो दूसरा मामला है अल्लाह ना करे कि उसकी नौबत आए, तो वॉरेट्स भी हैं और उनको जो है पहले तो हमारे पास नहीं था, जब 84 में हमने कोल्ड टेस्ट किया था तो हमारे पास डिलीवरी सिस्टम नहीं था, फिर उसके बाद F-16 तैयारी आए तो हमारे पास डिलीवरी सिस्टम आ गया। लेकिन अब तो मिसाइल इतने हैं कि हर मिसाइल जो है वो एक डिलीवरी सिस्टम, हर मिसाइल जो है वॉरेट्स लेके जाएगा। तो क्या हम उस नैज तक पहुंचना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ है, तो फिर जो हमारे पड़ोस के ममालिक हिंदुस्तान के अलावा हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, चाहे वो ईरान है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अफगानिस्तान है। लेकिन एक सवाल इजाज़ुल हक साहब, जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद थे, कल इसहाक डार साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर आपके पास शवाहिद मौजूद है आप हमें दें, हम खुले दिल से उसकी तहकीक करवाएंगे, लेकिन हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जाफर एक्सप्रेस में और बलूचिस्तान के हवाले से। तो जब हमारे पास हैं तो हमने उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाया? क्या हमने कोई वावेला उतना किया होता कि अब आके ये नौबत ना होती? ये बिल्कुल सही बात है। 80,000 जानें हमने कुर्बान की, हमारे इतने अफवाज पाकिस्तान के 7-8 हज़ार लोग जो कि
तीनों जंगों के अंदर इतने शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा इसमें शहीद हुए। तो पाकिस्तान ने तो बहुत सफर किया इस मामले में। और देखें, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर थी। हम तो कहते हैं कि हम तो सबूत के साथ कहते हैं कि इंडिया ने ये प्लांट किया है। अच्छा एजाज साहब, ऐसे लोग अब आप आगे क्या देख रहे हैं? एजाज उल हक साहब, अब आप आगे क्या देख रहे हैं? क्या ये लफ्जी गोलाबारी रहेगी, वाकई कोई वार की तरफ हम जाएंगे, या इंडिया फिर वही मक्काराना अपना रवैया रखेगा? देखिए, लड़ाई तो मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक जाएंगे कि हम लड़ाई शुरू हो जाए। ये जरूर है कि फौजें दोनों की बॉर्डर्स पे लगेंगी, आई बॉल टू आई बॉल रहेंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे को कि पहले कौन आग झपकता है। लेकिन हिंदुस्तान वही कोशिश करेगा जो पहले बालाकोट में की थी, तो उसका जहाज गिर गया था। हो सकता है कोई सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करे, हो सकता है कि रात के अंधेरे में कोई दरअंदेजी करने की कोशिश करे, हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी हिंदुस्तान की वजह से और उसकी जो है मतलब के कोशिश से और उसकी कोशिश के अलावा उसकी रिसोर्सेज से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, उसको आगे अब बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस पर मेरे ख्याल में वज़ीर दफा ने कल बयान दे दिया, और अल्लाह करे कि बयान की हद तक ही नहीं, इसको प्रैक्टिकली भी ये बात हो कि जब हिंदुस्तान कुछ करे तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि माजी में हमारी खामोशी ने उनको हौसला दिया। और एजाज साहब, एक मेरा सवाल, फिर यासिर साहब आएंगे। आप हुकूमत के कुछ वज़रा जो हैं वो अब भी अपने सियासी मुखालफिन पर तीर चला रहे हैं, ये क्या वक्त ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तो एक कौमी यकजहती की जरूरत है। 24 करोड़ अवाम को सीसा पिलाई हुई दीवार बनना है, सबको एक टेबल पे बैठना है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और ऑपोजिशन को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके लिए कि मतलब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, APC बुलाए, सारी कौम को इकट्ठा करें। और इसका एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा, मैं आपको बताऊं, इसका एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा और हिंदुस्तान में भी जाएगा, दुनिया भर में भी जाएगा, कि ये जो हमारे अंदर इख्तिलाफात पैदा करवाए जा रहे हैं, जो आपस में लड़ाया जा रहा है, जो यहाँ पर दहशतगर्दी करवाई जा रही है, उसका यही जवाब है कि कौम एक पेज पर, एक टेबल पर बैठे। लेकिन एजाज साहब, उसमें पहल तो हुकूमत ही कर सकती है, और हुकूमत की पहल से ही कोई जवाब निकल सकता है। अब इस मौके के ऊपर अगर हुकूमत इस जाम में हो या इस चीज़ में हो कि नहीं ये खुद एतमादी टूटेगी या ये बैकफुट पे जाना होगा या ये तासुर गलत चला जाएगा, अब इसी अगर सोच के अंदर रहेंगे तो फिर कैसे पहल होगी या कैसे मंजरनामा तब्दील होगा? ये तो हुकूमत का इनिशिएटिव है ना, तो हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई थी, दोबारा उसी किस्म की एक मीटिंग बुलानी चाहिए। जिस तरह APC जो APS स्कूल पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद जिस तरह लोगों को इकट्ठा किया था, मुझे याद है उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जनकियानी हुआ करते थे रहील शरीफ के ज़माने में। तो उस वक्त उन समेत आपस में इख्तिलाफात के बावजूद सब एक पेज पे बैठे थे, एक टेबल पे बैठे थे, और नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो ये भी वही ऐसा ही वक्त है, उससे ज़्यादा कड़ा वक्त है कि अगर ये बात आगे बढ़ जाए और मुल्क के अंदर यकजहती ना हो तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। उससे ज़्यादा कड़ा वक्त है, और इस वक्त में भी यकजहती ना हो तो नुकसान हो सकता है। और इस ज़मन के अंदर कुली तौर के ऊपर यकजहती का पैगाम देने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या समझते हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी हमने जो तगोदो कर ली है, इससे बढ़ के हमें क्या करनी है? जब आप अलायंस की बात कर रहे थे, ट्राइका की बात कर रहे थे, हमें अपने किन दोस्तों को अभी आजमा लेना चाहिए या फिर आप समझते हैं कि अभी वक्त है, नहीं बात करनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमें अपने पाकिस्तानी सफारती महाज को इतना तेज़ करना होगा कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हमें इंडिया की दहशत गर्दी के वो तमाम सबूत, जाफर एक्सप्रेस से लेके जो ताज़ा तरीन है ना, उसके बाद जो यहाँ पर शूटर पकड़े गए थे, जिन्होंने इकरार किया कि हमें राह के फ़लाँ शख्स ने यहाँ पे एंगेज किया था, उसने हमें पैसे दिए थे। इसी तरह पाकिस्तान के सफारतखानों को दुनिया के उन तमाम ममालिक से जहाँ पर राह ने जाके दहशत गर्दी की, जहाँ पर जिस तरह कैनेडा है, अमेरिका है, लंदन है और बाकी बहुत ममालिक हैं, वहाँ से भी चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए और उन तमाम ममालिक को
का एक ट्रेल बनानी चाहिए, उनके साथ राब्ते करके अपने महाज को, जो सफारती महाज को तेज़ करना चाहिए, और फिर इस बात को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में, जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को यूज़ किया है, क्या हम नहीं कर सकते? हमें भी इंटरनेशनल मीडिया को यूज़ करना होगा, हमें भी पूरी दुनिया के अंदर भारत का मकरू चेहरा दिखाना होगा, हमें ये बताना होगा कि ये वो भारत है जहाँ पर अक़लियतों को जीने का हक हासिल नहीं, ये वो भारत है जहाँ पर सिख अगर एहतजाज के लिए निकलते हैं तो कितने कितने रोज़ वो बेचारे किसान निकलते हैं और उनके साथ क्या होता है। यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि भारत के अंदर नागालैंड से लेकर कश्मीर तक कितनी अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो भारत की हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। ये वहाँ पे बताने की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, सबूतों के साथ सबूत मौजूद हैं कि भारत के अंदर रहने के लिए हिंदू होना ज़रूरी है, और वो हिंदू जो इनकी निचली जात का हिंदू भी नहीं, वो हिंदू जो नरेंद्र मोदी जी से पसंद करे। ये बात बताना भी ज़रूरी है कि ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है भारत, जो दूसरे ममालिक में जाकर अपनी एजेंसियों के ज़रिए खून खराबा करवाता है, जो टारगेट किलिंग करवाता है, और इसका किस किस के साथ गठजोड़ है, ये सारा कुछ करना चाहिए। और दूसरा, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना होगा, और मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके ये बताना होगा कि जहन में रखिएगा, अभी इजाज़ुल हक साहब से आपने सुना, जो मैंने पहले भी कह दिया था कि इसराइल के साथ इनका गठजोड़ है, और ये गठजोड़ आहिस्ता आहिस्ता हर मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ ये जाएंगे, चाहे वो कोई भी मुस्लिम ममालिक हो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक आठवीं कुव्वत हैं, हम तो इनको ऐसा जवाब देंगे कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी, ये भूल जाएंगे कि हो क्या सकता है। हम इनके प्रोग्राम्स, इनके जो साजिश है वो बेनकाब कर देंगे, ख़त्म हो जाएगी इनकी साजिश। लेकिन बात है, हमें अपने वो इजाज़ुल हक वाली बात बड़ी अच्छी है कि हम क्यों सफारती महाज पे मार खा रहे हैं। हमारे पास सबूत मौजूद है कि इन्होंने कहाँ पे क्या किया। सर अभी तो हम उस पर नहीं अभी बोले, वो जो BSF का एहलकार हमने पकड़ा, अब इंडिया और BSF का एलामिया उसके ऊपर है जी कि गलती से वो क्रॉस कर गया, पहले दिन दाखिल हुआ ऐसी अपनी फौज। अब सर अगर वो बॉर्डर का एरिया किसी ने देखा हो तो तकरीबन किसी जगह पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर पीछे तक बाढ़ लगा रखी है। और उन्होंने ये कहा कि वो किसानों के साथ बातचीत कर रहा था। हाँ। कि उन्होंने कह रहे मनु आलू दे दो, मनु गंदम दे दो। अच्छा, किसानों के साथ बातचीत भी सर कर रहा था, मान लिया, एक लम्हे को मान लेते हैं। उसके पास गन भी निकलती है, 2 मैगजीन निकलते हैं, 60 राउंड्स निकलते हैं। अब बातचीत करने के लिए इतने राउंड्स कौन रखता है साथ में? दूसरा, उसके पास से टॉर्च निकलती है, कौन से किसानों के साथ वो टॉर्च से बात करने आया था? लाइटर उसके पास से निकलता है, सिगरेट उसके पास मौजूद नहीं है। फिर बैग है जिसमें दीगर चीज़ें हैं। कौन सा फौजी है जो बैग साथ में लेके वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा हो? ये सारी चीज़ें किसको दिखानी चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान को। हाँ, ये चीज़ें लेकर जानी चाहिए ना कि हमें भारत के उस चेहरे को बेनकाब करना होगा, हमें भारत की उन तमाम चीज़ों को बेनकाब करना होगा, हमें भारत के उन तमाम उस धंधे को जो धंधा नहीं है, फसाद है, उसे बेनकाब करना होगा। हम क्यों नहीं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एंटी भारत जो तंजीमें हैं उनसे रब्ता करते? इस पे मज़ीद बात करते हैं। सर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, अभी बात हो रही थी, भारत ने प्रोपेगेंडा कर लिया, पूरी दुनिया में वावेला मचा लिया, यकतरफा तौर पे इक़दामात उठा लिए। मैं बात कर रहा था राना साहब से और सवाल ये था कि वो जो एक BSF का एहलकार हमने पकड़ा और उससे जो जो चीज़ें बरामद हुई, और जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट जो थी, या माजी करीब के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर शरंगेज़ी होती रही उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी, हम बैनुल अक़वामी सतह पे वो क्यों ना प्रचार कर सके, वो बयानिया क्यों ना बनाया जा सका जो सही बुनियादों के ऊपर था, हमारे पास शवाहिद तक मौजूद थे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही दुखता हुआ सवाल आपने किया है। बहुत पेनफुल क्वेश्चन है जिससे दिल को तकलीफ होती है, इसलिए कि दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर ये इंसिडेंट्स मौजूद हैं कि भारत किस तरह मैसिवली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। रिसेंटली आपने कनाडा में देखा जो कुछ हुआ, आपने अमेरिका में देखा जो कुछ सिखों के ख़िलाफ़ हुआ, आपने कतर में देखा उनके एक ब्रिगेडियर और
10 एहलकार आर्मी के जो वो जासूसी करते हुए पकड़े गए, फिर जाके वहाँ पे लंबे लेट गए, इंडियन लीडर्स हैं कि इनको छोड़ दो, माफिया मांगी, उनके पाँव चूमे, पता नहीं क्या क्या किया। कुलभूषण यादव का केस आपके सामने है, वो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए, वहाँ भी हम अपनी हम जो मेरिट पे फैसला था वो नहीं दे सके। 38 सिखों को क्लिंटन जब आया था, विजिट कर रहा था इंडिया का, वहाँ उन्होंने मार दिया। हम उस चीज़ को एक्सपोज नहीं करें। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, तो 2 अपना कांग्रेसमैन थे, एक थे अपना एडोल्फस टाउन्स, न्यूयॉर्क के कांग्रेसमैन थे, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर एक करारदाद पेश की थी जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो जाके उसका जो है ना कांग्रेशनल बोर्ड का जो एडिशन है उसमें एक वॉल्यूम है उसका 152 2006 का, पार्ट 8 है और पेज है 1018 उसमें उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि क्लिंटन ने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है, मेडल अल्ब्राइट ने जो कुछ लिखा है वो सही है, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है सिखों की किलिंग में और हिंदू मिलिटेंट्स इन्वॉल्व हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन का जो हेड है वो है, वो जो उसकी टॉप पे वो हेडिंग है वो है हिंदी, उनके एक का नाम था इरफा भट्ट, एक का नाम था नताशा राथेर। दे वेंट टू इंडियन सुप्रीम कोर्ट, 50 औरतों का एक ग्रुप इंडियन सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई इसका मुकदमा खोलो। उन्होंने रेप किया, 4 राजपूताना राइफल इंडियन आर्मी की यूनिट है जो उसके अंदर इन्वॉल्व थी, उसका सीओ इन्वॉल्व था, उसके 4 ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। हमारे अंदर हम चुप रहे, हमने इसके ऊपर कोई केस नहीं बनाया, कोई रिप्रेजेंटेशन। बरगेडे साहब आप बड़ी एक अहम जिम्मेदारी पे भी रहे हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र भी है। हम क्यों नहीं बना सके? हमारी क्या मजबूरियाँ थी और अब भी हमारी क्या मजबूरियां हैं? हम क्यों नहीं, हम क्या अपने फौजियों को शहीद होता देखते रहें? क्या हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी होती देखते रहें? क्या हम अपने पर इल्ज़ाम लगते देखते रहें? हम क्यों इस मजबूर हैं, क्यों नहीं करते? क्या हमारी वजारतें खारजा या सियासी लोग जो हैं वो इतने कमज़ोर हैं या फिर कहाँ पे कमज़ोरी है? हम इदारों में रहे हैं जो इन चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं और उनके सबूत जमा करते रहे हैं। जी, मुझे दहशतगर्दी के हिसाब से बेताशा सबूत है जो जमा किए गए, APS के हिसाब से बेताशा सबूत है जमा किए गए। लेकिन राणा साहब मुझसे मैं एक बड़ी अदब से एक चीज़ आपसे अर्ज करूंगा कि अगर अटैक हो पठानकोट के अंदर और उसकी FIR आप दर्ज करा दें गुजरावाला में, अटैक हो ताज होटल के ऊपर जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि ये इंडियन रॉ और मुसैद ने कराया है। एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई थी अपना बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो एक यहूदी जर्नलिस्ट था उसने लिखी थी। उसके अंदर उसने उसके प्रो फॉरवर्ड में लिखा था कि मैं किताब इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं ये साबित कर सकूं कि इंडियन लीडरशिप कितनी हिपोक्रेट है, कितनी जालिम है, कितनी टेररिस्ट ओरिएंटेड है और अपने अवाम को किस तरह वो हकीकतों से आश्कारा नहीं होने देती। अब बात ये है कि ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड होंगी, अब इसको लेकर किसने चलना था? एक ज़माना, एक तक तो ज़माना था, आपको याद होगा राणा साहब, जब हम ये कहते ही नहीं थे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में बिल्कुल हमारी हुकूमत कि उसमें परवेज मुशर्रफ के दौर की हुकूमत थी कि ये एक हमसाया मुल्क है। तो भाई जब आप दुश्मन को दुश्मन नहीं कहेंगे और दुश्मन आपके अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है और आप उसको नहीं कह रहे कि आप हमारे घर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो, तो उसको तो आप एक एडवांटेज दे रहे हैं ना, तो फिर तो वो करता रहेगा जो वो कर रहा है। अगर उसकी पठानकोट की कराएंगे तो दुश्मन तो खुश होगा कि जी वो तो पाकिस्तान ने मान लिया है कि जी पठान, हालांकि कोई पाकिस्तानी तंजीम, कोई पाकिस्तानी, कोई ग्रुप, कोई नहीं होता। आज भी जो पहलगाम में हुआ है वो हिंदू मिलिटेंट्स हैं और कश्मीर के अंदर हिंदू मिलिटेंट्स के ग्रुप मौजूद। अब इसको उजागर करना, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो काउंटर मैयर आपने, वो रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, लेकिन इससे पहले भी बहुत से ऐसे इकदाम हमको करने चाहिए थे। अगर हम डोजियर जमा कराते हैं UNO में जाके और उसको अपनी तकरीर में मेंशन करते हैं, उसको फॉलो अप किसने करना है? आपके अमेरिका को मेरा और आपका रिश्तेदार या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेरा और आपका रिश्ता तो नहीं है कि अगर आप डोजियर जमा कराते हो को फॉलो करते रहे। नहीं, इसको आपको खुद बोल्ड तरीके से लेकर आगे जाए। यानी इंडिया में देखिए 3 बजे इंसिडेंट होता है, 3 बजे पे उनके ट्विटर के ऊपर ही आ जाता है अपना कि जी वहाँ उसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व।
उसके 7 सोशल मीडिया के अकाउंट है जो पाकिस्तान को, और वहाँ पे ट्रेंड चल पड़ता है 3:30 पे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अब दुनिया की कौन सी साइंस है, ये दुनिया का कौन सा इन्वेस्टिगेटर इतना बड़ा है जो आके इस इंडिया के अंदर बैठ गया है, जो इंसिडेंट पहले होने से पहले बता देता है कि जी कौन इन्वॉल्व। इसका मतलब है प्री फैब्रिकेटेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंडिया झूठ, धोखाधड़ी, मास्टरी, हिपोक्रेसी, जलालत, दहशतगर्दी का माहिर हो चुका है और वो उसको यूज करते हैं। उनका मकसद क्या? आज इजरायली आर्मी के लोग श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं, खबरें आ रही है कि वहाँ पे वेपन लोड उठाया जा रहा है, अमित शाह जो है वो श्रीनगर के अंदर मौजूद। तो उनसे आप तवक्को ना करें, आप उनसे किसी मिलिट्री एडवेंचर की भी तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद क्योंकि आज बिहार में मोदी तकरीर कर रहा था और वो तकरीर में उसकी पूरी तकरीर आप उठा के सुनिएगा, उस तकरीर में उसने कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं की। उस पूरी तकरीर में उसने पहलगाम का जो अटैक है उसको अपनी सियासी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया, वो अपना मुक्का दिखा के और मुक्का दिखा के। तो हमारे यहाँ जब एक अरसे तक हमने दुश्मन को दुश्मन नहीं कहा, हमने जो डोजियर जमा है उसको परसू नहीं किया, हम अपना नैरेटिव लेके उन फोर्सेस, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही जा सके जो ऑर्गेनाइजेशन जो है दहशतगर्दी को कंट्रोल करती हैं या जो ह्यूमन राइट्स वॉच की कमेटीज हैं, तो आप मुझे बताइए, तो दुनिया तो मेरा और आपका काम नहीं करेगी ना, अपना काम हमें खुद ही करना होगा। तो आपके अंदर अगर प्रोफेशनल्स आपने नहीं रखे हुए जो चीज को हैंडल, जैसे जयशंकर है इंडिया का, कब से उसको फॉरेन मिनिस्टर लगाया हुआ, तो बात यह है कि हमारा मुकदमा राणा साहब हमने लड़ना है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते इस काम में कि जी आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी है। और आज जो कुछ भी हो रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप छोड़ दें, इंडस वाटर ट्रीटी को तो छोड़ दें, वो तो सस्पेंड हुई है, उससे पानी नहीं रुक सकता। पानी रोकना होगा तो इंडिया को पता नहीं कितने और डैम बनाने पड़ेंगे, जिस तरह जो कॉस्ट उनकी आएगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उस कॉस्ट को। वो उसके साथ जो चीज़ें उसमें यह है कि बायलैटरल विजिट्स जो डैमों के होते हैं वो रुक जाएंगे, हम उनके डैम को विजिट नहीं कर सकते, पानी का कितना स्टोरेज वो। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आपको, जो इसके अंदर वर्ल्ड बैंक गारंटर है, आर्बिट्रेटर है, आर्टिकल 4 क्लॉज 5 कहती है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको आर्बिट्रेशन के जरिए सेटल किया जाएगा। तो वो आर्बिट्रेशन, वो उसका गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो हुआ है। तो इसके अंदर अब हमें एक प्रोएक्टिव, सिर्फ हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खामोश नहीं बैठना, आपके वफूद को बाहर जाना है, आपने दुनिया को कांटेक्ट करना है, उनसे उनके ऊपर पहलगाम इलाके की पूरी वीडियो पेश करनी है। ये पेश करना है कि 3 बजे अगर वाकया हुआ है तो 3 बज के पार में इंडिया में कौन सा दुनिया का अपना मुकदमा जो है वो पाकिस्तानी अवामी के सामने नहीं लड़ना, वो भारत के सामने ही नहीं लड़ना, वो बैनुल अक़वामी सतह पे लड़ना है और भरपूर शवाहिद के साथ लड़ना है और मजबूती के साथ लड़ना है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे हम दिफाई महाज के ऊपर बात कर चुके हैं, सिफारती महाज के ऊपर बात कर चुके हैं, अब बात करनी है सियासी महाज की। सियासी महाज में अब जो इधर चैलेंजेस दरपेश हैं उन पे तो बात होगी ही, लेकिन उन्हीं चैलेंजेस में ये जो चैलेंज दिफाई महाज का, सिफारती महाज का, बैनुल अक़वामी महाज का, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है। इस पर किस तरीके से रिएक्ट करने की ज़रूरत है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर शाहिद साहब, इससे पहले कि मैं आपके अपने मामलात, अंदरूनी मामलात के ऊपर बात करूं, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कुली तौर के ऊपर कौन सा ऐसा इकदाम है जिससे आप तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि हुकूमत की तरफ से वो उठाया जाएगा और तमाम सियासी जमातें फिर यकजुबान होंगी और फिर हम पैगाम दे सकेंगे कि अगर तुम हम में तोड़ या हम हमारे अंदर कोई रिफ्ट डालने की कोशिश करना चाह रहे हो तो ये उसका जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, राना अजीम साहब। गुजारिश ये है सर कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है इन हालात के अंदर जब हिंदुस्तान ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद लातादाद जो है नंबर्स के अंदर हमारे ऊपर एक्विजिशंस लगाई, उसके बाद सैंक्शंस के हवाले से बात की, उसके बाद अपनी सुपीरियॉरिटी को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम उठाए। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज भी हम शायद इंतशार का शिकार हैं इस
बड़े ही तारीख के अहम मोड़ के ऊपर। आपको याद होगा जब बालाकोट वाला मामला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था। उस वक्त इमरान खान साहब बरसे इक़्तिदार थे और एक वाज़ेह पैगाम पूरी सियासी क़यादत की तरफ से गया था। पार्लियामेंट का सेशन हुआ और इंडिया को ये बावर कराया गया था और आपको वो अल्फाज भी याद होंगे कि आप इंतजार कीजिएगा, हम इसका जवाब देंगे और जरूर देंगे, और फिर उसका जवाब दिया गया। आपको याद होगा स्क्वाड्रन लीडर हमारे मुआज थे, जिस तरह वो त्यारे गिराए गए अभिनंदन के, और उसके बाद फिर इंडिया बिल्कुल खामोश हो गया। तो इंडिया का हमेशा से एक वतीरा रहा है, जब भी कोई बैन अल-अक़वामी सतह पे उनके पास कोई लीडरशिप आती है तो पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए तो इस तरह के मामला खुद अपने लोगों को मरवा के पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त के ऊपर, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज एक ऐसा लीडर और एक ऐसा इंसान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसे ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम मानते हैं बल्कि उम्मत मुस्लिमा मानती है, और उस शख्स को हम जाया कर रहे हैं पाबंदे सरासर करते हुए और पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। आज सब के सब जो सियासी जमातें हैं उनके अकाबरीन हैं, बशमूल बलोचिस्तान पे जहाँ पे अख्तर मेंगल साहब हैं, वहाँ पे और हमारी नेशनलिस्ट पार्टी है, सबको इकट्ठा करके पार्लियामान के अंदर लाया जाए। दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की हमारी मीटिंग बुलाई जाए, जिस तरह वो बार बार मतलब अपनी जो है जो कैबिनेट सिक्योरिटी की उनकी मीटिंग्स हैं वो बार बार मोदी कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए। और एक वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की आवाम के, जिसके नुमाइंदे सियासी जमातों के लीडरान मौजूद हैं, पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान की आवाम के जज्बात को, एहसासात को महसूस करते हुए उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर नजर आनी चाहिए। और इस हुकूमत को चाहिए कि वो इन मामलात को सही समझ के साथ आगे लेकर चल सके। मिनिस्टर साहब, आज की मेरी इतला ये है, मेरे पास खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ ज़ुम्मेदारान से राब्ते किए गए हैं और उनके ज़रिए कोई पैगाम बानी तहरीक इंसाफ को पहुँचाने का कहा गया है। राना अज़ीम साहब, मैं इस वक्त भी इधर इस्लामाबाद केटी के हाउस में ही मौजूद हूँ। आज यौम तसीस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उस हवाले से यहाँ पे तकरीब थी और उसके अंदर एक दफ़ा फिर इस बात का इजहार किया गया तमाम लीडरशिप की तरफ से कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनके जो जेल मैनुअल के हवाले से जो हकूक हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो इस हालात के अंदर राणा साहब, मेरे पास तो फिलहाल कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है और अभी भी मैं मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी कोर कमेटी थी उसके साथ ही बैठ के आ रहा हूँ। इस तरह का अभी तक कोई हमारे पास नहीं है कि हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव लिया हो कि इमरान खान साहब को इस मामले में ऑन बोर्ड लिया जाए। हम तवक्को ये रखते हैं, उम्मीद ये रखते हैं कि हमारी हुकूमत जो पाकिस्तान को इस वक्त खारजा और दाखिली सतह के ऊपर हमें जो जिन चैलेंजेस का सामना है, यासर सवाल करेगा। मेरे पास इतला ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब को ये पैगाम जा चुका है और इसकी तस्दीक जो है वो आप ही की जमात के बहुत से लोगों ने की है। राणा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब अभी यहाँ पे हमारे सामने मौजूद थे। 5 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला हूँ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मैं जिस तरह पहले मैं उस बात को दोबारा दोहराता हूँ कि अभी तक हमारे सामने इस तरह, मेरे सामने कम से कम इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन अगर इस तरह हो तो ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला है, सोवरेनिटी का मामला है और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और मेरा ख्याल है जब ऑन बोर्ड लेंगे तो हम लोग ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पे यक जुबान बन के अपने केस को पुट अप कर सकेंगे। देखें आज यूनिलैटरली कैसे आप इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी को जो है वो खत्म कर सकते हैं। आप एक बात कह देते हैं और उसके बाद आप उसका ववेला मचाते हैं। तो अगर इन्होंने खत्म करना है तो पाकिस्तानी कौम भी तैयार है हर तरह के एडवेंचर के लिए। आज ये जिस तरह पहले ये बात हुई कि अगर ये ईंट मारेंगे तो उसका जवाब पत्थर से मिलेगा और एक नहीं 2 पत्थरों से मिलेगा। और इस मामले में हमारी पार्टी लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने शुरू दिन से हमें हुब्बुल वतनी का ही दर्स दिया है और पाकिस्तान के मामले के ऊपर हम सब एक हैं
और इंशाल्लाह भरपूर इंडिया को इस मामले में। शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किए जाने पे हमें अपने जामिनों से भी राबिता करना चाहिए फिलहाल, कि उसका फिर बैठ के इंतजार करना चाहिए? यासिर साहब देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि यूनिलैटरली इस ट्रीटी को जो है वो रिवोक या सस्पेंड कोई एक भी फरीक नहीं कर सकता। जी, वो उसका आर्टिकल 14 जो है उसकी क्लॉज 2 यही कहती है। नहीं, उसके अंदर देखें, इसके गारंटोर्स जो थे वो वर्ल्ड बैंक थे और इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन। इस मामले को मेरा ख्याल है फिलफौर जो है हुकूमत वक्त को चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाए, एक रेजोल्यूशन वहां पे लेकर आनी चाहिए कि ये इट अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बिल्कुल खुला ऐलान जंग है पानी के ऊपर। बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये पहले इस तरह के मामला हो चुके हैं, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इस मामले को उठाएं और इस मामले को, क्योंकि हम लोग निचले लेवल पे हैं, पानी सारा ऊपर से आ रहा है और ऊपर से पानी आते हुए आप उसको रोक नहीं सकते। ऑलरेडी आपने बगलियार डैम बना लिया, आपने उसके ऊपर किशनगंगा डैम बना लिया, लेकिन वो भी वहां पे सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो डैम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाटर स्टोरेज के लिए नहीं है। तो इस ट्रीटी ने तो बहुत सारी जंगें सरवाइव की हैं। बहुत सारे ऐसे मामला थे जहां वी आर एट दी जो है वो जंग के दहाने के ऊपर जामिनों को इन्वॉल्व करना चाहिए और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। पानी के ऊपर तो जंगें हो जाया करती हैं, और ये अगर भारत यही तर्ज अमल अपनाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी मौसर जवाब की उम्मीद रखे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।